हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे आप लोग। तो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि इस चैप्टर को कम से कम टाइम में कितना जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको तरीका है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम समझते हैं। कार्बन आपको पता ही है कि कार्बन क्या होता है। तो अगर हम बोलते हैं कि कार्बन होता क्या है, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि भाई ये कार्बन जो है वो कार्बन का मतलब है कि इसकी जो एटॉमिक नंबर है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 4 है। इसको मानना है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंस इसलिए बिकॉज इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 4 अलग अलग मोनो एटॉमिक को अपने साथ इंक्लूड करा सकता है, मतलब ले सकता है। 4 इसको इलेक्ट्रॉन ज़रूरत होता है फॉर स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज़रूरी है। इसके लिए उसको क्या करना है, किसी न किसी के साथ शेयरिंग बॉन्ड करना पड़ता है। आपको मैंने बोला था कि कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि सीधा अगर आपके पास कुछ है, जैसे मान लीजिए सोडियम था, यहाँ प्लस है, तो ये क्लोरीन को डायरेक्ट एक आयन का ट्रांसफ़र कर देता था। लेकिन कार्बन इस तरह का काम नहीं करता है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहता है कि कोई दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और ये क्या करे, अपना शेयरिंग बॉन्ड बना ले। ऐसा इसको बोलते हैं शेयरिंग या कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन हैज़ नो एनर्जी टू टोटली गेन एंड टोटली लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वजह से इसको हम ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी जगह पे हो गया। पहला क्वेश्चन, वाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी, बिकॉज इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। दूसरी बात है आपको ये कहने का है कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं है, इसके न्यूक्लियस में इतनी एनर्जी नहीं है तो टोटली गेन द इलेक्ट्रॉन एंड टोटली लूज द इलेक्ट्रॉन। टोटली लूज और टोटली गेन, मतलब ये C4 माइनस या C4 प्लस नहीं बना पाता बिकॉज इट हैज़ नो मोर एनर्जी टू टोटली गेन एंड टोटली लूज। दैट्स वाई ये शेयर करता है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि इसके आसपास जो भी आएगा वो भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरीके से ये क्या करता है, कार्बन कंपाउंड बनाता है। कार्बन के पास एक अपना एबिलिटी भी है कि कार्बन अपने साथ सिंगल दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड की भी बना सकता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन आपस में खुद कर सकता है। जब ये खुद 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है तो इससे साफ ये पता होता है कि कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इट हैज़ एबिलिटी टू टोटली मतलब एबिलिटी टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब मैं चलता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, ये तो था कि भैया कार्बन के बारे में बताना है। कार्बन के बारे में मैंने बता दिया, कार्बन के बारे में बताया तो आप ये समझ गए कि कार्बन है क्या। तो कार्बन जो है उसको तो हम देख लिए। तो आइए भाई इसको देखते हैं। ये आइए, ये सब कुछ नहीं, अभी के टाइम के लिए ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखने हैं। सबसे पहले कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कार्बन मेक्स कोवैलेंट बॉन्ड, क्यों, बिकॉज आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। इट हैज़ नो मोर इलेक्ट्रॉन टू टोटली गेन एंड टोटली लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए कार्बन क्या करता है, हमेशा कार्बन किस तरह का बॉन्ड बनाता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखो यहाँ पे इट could gain 4 electron forming C4 anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on 10 electron. That is 4 extra electrons, मतलब ले नहीं सकता, इसके पास मुश्किल हो जाता है। या could lose 4 electron, ये लूज भी नहीं कर सकता और ना ही ले सकता है। इसी वजह से कार्बन जो है वो क्या करता है, कार्बन को प्रॉब्लम्स होता है टोटली लूज करने में और टोटली गेन करने में। So problem by sharing its valence electron with other atom carbon or atom other element, not just carbon। ये नहीं कि कार्बन कार्बन ही होगा,
ये नहीं कि कार्बन कार्बन ही होगा, इसके साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, कहीं पे क्लोरीन हो सकता है, कहीं पे हाइड्रोजन हो सकता है। ऐसे अपनी इच्छा के कदर ये अपना क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यहाँ से क्वेश्चन मैं दूंगा कि कार्बन के पास ऐसी मतलब कार्बन क्यों C4 माइनस नहीं बना सकता या C4 प्लस नहीं बना सकता है, बिकॉज इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होगा न्यूक्लियस को इतने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना, राइट। सो इस वजह से क्या होता है कि नहीं बना पाता है। अब ये 2 पॉइंट्स होने के बाद आपको आगे चलना है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। तो आपको मैंने इसमें पीछे भी बोला था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा हाइड्रोजन है जब तक H2 बना के रखता है, ऑक्सीजन है O2 बना के रखता है, ठीक है। और इस तरीके से आपको और भी कुछ, जैसे मान लीजिए CH4 है तो ये इसकी बॉन्ड बनाने के लिए बोलेगा। तो आपको ये पता है कि H2 हाइड्रोजन को तब तक दूसरे इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरे एटम के साथ अगर शेयरिंग या कोई भी मतलब कंपाउंड नहीं बनाता, तब तक हाइड्रोजन आपस में ही एक दूसरे के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना के इस तरीके का कि हाइड्रोजन कहता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी है, दूसरा हाइड्रोजन भी घूम रहा होता है, ये दोनों आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, कोवैलेंट। ऑक्सीजन भी यही काम करता है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या करता है दूसरे ऑक्सीजन भी यहाँ पे घूम रहा होता है, क्योंकि ये सब अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आपस में ही ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि तब तक उसको दूसरा मिलेगा तब तक ये आपस में बॉन्ड बनाता ताकि स्टेबल रहे, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरह। अगर ये स्टेबल नहीं रहेगा तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म करेगा। जब जरूरत पड़ता है तो हाइड्रोजन दूसरे के साथ, फिर जैसे कार्बन है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो कार्बन कहता है कि आजा भैया 4 इलेक्ट्रॉन हमारे को चाहिए। हाइड्रोजन कहता है चल यार अपने आपस में रहने से बेटर है कि भाई दूसरे के साथ हम क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन भी अपने आप को स्टेबल कर लेता है और कार्बन के भी काम चल जाता है। कार्बन इस तरह से मीथेन को फॉर्म कर लेता है, ठीक है। इस तरह से किसी का भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, राइट। देखिए ऑक्सीजन में भी 6 बनता है यहीं पे। अब नाइट्रोजन देखिएगा, यहीं पे सेम है। नाइट्रोजन के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए या तो क्रॉस या डॉट दोनों में से कुछ भी दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 5, इधर वाला भी 3 सामने सामने रखा है क्योंकि नाइट्रोजन N का 3 बॉन्ड बनाता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, राइट। तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे दिखाएंगे। अब आप अगर कहते हो कि सर इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आपको ये बॉन्डिंग नहीं समझ में आ रहा है, मतलब बॉन्ड आपको लगता है कि अगर हम ऐसे सर बॉन्ड हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको करना क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे एटम्स के नेम याद करो, उसकी वैलेंसी लिस्ट याद करो और अपने आप आपको ये समझ में आने लगेगा, ठीक है, कि कैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपका शेयरिंग करते हैं और कितने नहीं करते हैं। अब आपके पास जो है नेक्स्ट जो हमें करना है वो करना है कि ये इस तरह के CH4 बना दिया, मतलब डॉट स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हमने पीछे क्वेश्चन दिया था आपका कि मेटल के अंदर आपने देखा होगा कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ से याद कर लो 3 है, इसके स्ट्रक्चर भी दिए गए। देखो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इस तरीके का होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इस तरीके का होता है, स्ट्रक्चर C60 यहाँ से पूछ देता है ये एलोट्रॉप्स है कौन सा है, तो C60 लिखा होगा। C60 लिखने से समझ जाना कि ये कार्बन के एलोट्रॉप्स है और इसको बोलते हैं बकमिन्स्टर फ्लोरेंस। बकमिन्स्टर फ्लोरेंस ये ग्रेफाइट का बॉन्डिंग है और ये डायमंड का बॉन्डिंग है। बस इतने याद रखने हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस आपसे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस वाले सीरीज में। अभी आता है कार्बन के पास एबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। 2 फैक्टर्स यहाँ पे आएगा वाई इट इज दैट प्रॉपर्टी सीन कार्बन, तो यहाँ लिखना वाई कार्बन, क्वेश्चन आता है वाई कार्बन makes large number of compound, ठीक है। अगर आप कॉपी पेन NCERT के साथ नहीं है तो कृपया करके आप निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे
कि वाई कार्बन मेक्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ओके, तो हमने जो फैक्टर हमने बोला था कि वाई कार्बन मेक्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन मेक्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, देयर आर टू रीजन, दो रीजन है जो आपके बुक में बताए गए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं। मैं जहाँ जहाँ बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, समझने हैं कि इसके अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है वाई कार्बन मेक्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। दो बात होती है, एक प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन, पहला पॉइंट कैटिनेशन, एंड दूसरा पॉइंट आता है टेट्रावैलेंसी। देखिए कार्बन हैज़ वैलेंसी, कार्बन हैज़ वैलेंस ऑफ 4, इट इज़ कैपेबल बॉन्डिंग विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर, मतलब क्या हुआ कि आप दो पॉइंट में, एक तो ऊपर जो मैंने आपको बताया कैटिनेशन एंड दूसरा टेट्रावैलेंसी, दोनों ही ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम करते क्या है कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। अब दोनों का मतलब आपको पता होगा अच्छी तरीके से, बस हमें अब याद क्या करना है वो देखिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन। ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा कि कैटिनेशन से आप क्या समझते हो। तो कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है टू मेक द बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो एक तो सिंगल क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, या व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावैलेंस, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन के साथ भी अदर एटम्स जो मोनोवैलेंट है उनके साथ भी रिएक्शन कर सकता है। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ के कारण से इनको ये मिला हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, ठीक है। सो कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी दे वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये दो पॉइंट आप करेंगे, यहाँ से हम क्वेश्चंस भी आपको बनाएंगे और इसका आंसर आप यहीं से लिखेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देना, जो हाइड्रोकार्बन है वो दो तरीके के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि एबिलिटी है कि वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड भी बनाता है। मतलब कार्बन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना। और फिर जो बॉन्ड कम हो जाएगा वो बाहर से किसी अदर एटम के साथ कंपाउंड बना लेता है, समझे ना। तो ऐसा है कार्बन के साथ। तो ये जो चीज़ है जो सिंगल बॉन्ड है उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब हाइड्रोकार्बन दो तरीके के हो गए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन साफ साफ नेम से ही लग रहा है कि कार्बन विथ हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है, मतलब जो वो केमिकल बॉन्डिंग बनाता है उसके साथ, उसी को हम हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन जहाँ पे दिखेगा ऑक्सीजन भी, तो वो हाइड्रोकार्बन हो जाता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कहीं कहीं पे कार्बन और हाइड्रोजन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। दो तरीके का होता है, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। ये दोनों ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है ना। कैटिनेशन के अंदर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर दो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। याद इतने ही करने हैं आपको, ठीक है। कैटिनेशन क्या है ये याद कर लीजिएगा। और यहाँ से मेन जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि वाई कार्बन मेक्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब आते हैं कि जब हम पढ़ लिए तो आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बता दिए सैचुरेटेड कार्बन का मतलब जो कार्बन, ऐसा कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन मतलब कार्बन जो क्या करता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे आप दो बातें याद कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने तरीके का होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये दो तरीके का होता है, और ये दो तरीके में एक बन जाता है सैचुरेटेड और दूसरा आ जाता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड बोलेगा तो ध्यान रखना है सिंगल बॉन्ड, सिंगल क्या रखेगा, सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन एटम, मतलब कार्बन 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 सब जगह सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड बोलेगा तो कार्बन के साथ कहीं एक डबल बॉन्ड हो सकता है, फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब एक जगह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो समझ जाइएगा कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझ गए बात को।
यहाँ पे अब हम डिफरेंट कंपाउंड पढ़ेंगे जो कि कार्बन के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। मैंने इसके अंदर एक आपका नेमिंग का अलग से बना दूंगा, जो आप देखोगे कि नेमिंग हम कैसे करते हैं मेनली, ठीक है। लेकिन अभी हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में कहाँ पे मेन पॉइंट्स हमें याद करना है, उनको लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है हैविंग कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देख रहे हो, तो ये अंडरलाइन कर सकते हैं हम, बाकी हमने तो बता ही दिया आपको, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे अब इसमें कि ये स्ट्रक्चर कितने तरीके के बनाते हैं। स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो डिफरेंट तरीके के, जिसमें चेन, ब्रांच एंड रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चेन, ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर में आपने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखे हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये सारे चेन स्ट्रक्चर से। चेन स्ट्रक्चर के बाद आपका ये जो स्ट्रक्चर है ब्रांच स्ट्रक्चर से, ठीक है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर से। और इसके बाद आपको रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ये रिंग स्ट्रक्चर। इनके ऊपर कुछ कंपाउंड हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो कंपाउंड क्या है वो पहले देखिए। सबसे पहली बात, मैंने दो बातें बोली है कि अगर आप कार्बन के कंपाउंड पढ़ते हैं तो कार्बन का कंपाउंड, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिख देते हैं, दूसरा उसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं तो उसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं आइसोमर्स। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर्स, ठीक है। आपको बताएगा पेंटेन के डिफरेंट आइसोमर्स को लिखिए। तो यहाँ पे हम देखिए कि ये जो पॉइंट्स है, जिसके अंदर आपको हमने बोला कि दो तरीके के कंपाउंड है। एक तो चेन कंपाउंड कैसा होगा, ऐसा, ये चेन स्ट्रक्चर है ना। ब्रांच ऐसा होगा, ऐसे जा रहा है, यहाँ से कहीं पे ब्रांच निकल जाएगा। और जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा बनता है, मतलब एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, समझ गए। तो इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। इसमें आपको रिंग में साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ाया है, साइक्लोहेक्सेन, फार्मूला C6H12 एंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर गिवन। तो ये साइक्लोहेक्सेन आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो इसका अलग आ जाता है, साइक्लोहेक्सीन बन जाता है। लेकिन ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन कहा गया इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि साइक्लो लगा दिया गया। इसमें जो एक मेन वेरी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं वो है बेंजीन। इस स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिए। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये खूब पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें याद करना है, ये वाला, ये है C6H6, ठीक है। हर एक स्ट्रंग ऐसे बॉन्ड बनेगा 6 कार्बन का, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ डबल बॉन्ड तो यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड, एक एक स्टाल छोड़ के डबल बॉन्ड लगाता है, ठीक है ना। फिर जैसे मान लीजिए ये हो गया, हमें ना 6 हुआ, 1 2 3 4 5, 5 ही था, एक और हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, इसको हम मिटाते हैं। ये ऐसे करिए, ठीक है, यूँ 2 3, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब ये ऐसे इसको छोड़ा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये आप हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ दिए। देखिए सबके पास 4 बॉन्ड। अभी हम बॉन्ड वाले पे अच्छी तरीके से बताएंगे कि नेमिंग क्या है, जिसके अंदर एल्कीन, एल्काइन है ना, और एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये स्ट्रक्चर से हम पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे अभी तक आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी एक ही चीज़ आपने पढ़ा है जो इसको बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स का हम मतलब होता है कि किसी का गिवन स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से बनाना, ठीक है। इस जगह पे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप देखना है, आइसोमेरिज्म्स। थिंक यहाँ पे है या नहीं है, नहीं है, आप लिख लेना, लिख लो। लिखना क्या है कि आइसोमर्स क्या होता है, ठीक है। ये तो आगे होमोलोगस सीरीज, आइसोमेरिज्म्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर्स, ये नोमेनक्लेचर्स नहीं है, ये रहा, देखिए ये आइसोमर्स क्या होते हैं और पेंटेन के डिफरेंस आइसोमर्स को बताइए। अब हम ये मान कर चल रहे हैं कि आपको ये नेम अच्छी तरीके से IUPAC नेम आता है, नहीं आता है फिर भी हम इसके ऊपर एक जरूर वीडियो बनाएंगे जो नेमिंग का होगा।
वो क्योंकि 20-25 मिनट का वीडियो जरूर होगा जिसमें नेमिंग हम अच्छी तरह से सीख जाएंगे। अब ये मान चले पेंटेन है, पेंटेन का मतलब आपको फॉर्मूला पता है कि अगर हम CnH2n+2 और दूसरा CnH2n CnH2n-2 ये अल्काइन हो जाता है, अल्काइन, ठीक है। ये एल्कीन होता है, ये आपका क्या होता है, ये होता है अल्केन, अल्केन। तो इसी पे पेंटेन बनता है। 5 कार्बन रखोगे और 5 का डबल 10 to 12 H12 हो गया, ये पेंटेन हो गया। अगर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखते हैं, ये 5 कार्बन, फिर सभी में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ये हमारा पेंटेन बन जाता है चेन स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पेंटेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे है, हम ये आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है। ये ज़रा आप इस पे देखो अगर हम पेंटेन लिखते हैं जिसको बोलते हैं C5H12, अब ये पेंटेन है। इस पेंटेन को लिखने के लिए क्या है, पहले तो सारे 5 कार्बन लिख दीजिए और सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए, सिंपल। एक ये बना देना, हाइड्रोजन लगाना ऐसे आंसर। डिफरेंट क्योंकि आइसोमर्स बताया है, ये देखिए, ठीक है। ये बन गया पेंटेन। दूसरा बात आता है आइसोपेंटेन। तो 4 ऊपर बना के एक यहाँ पे आइसो, मतलब एक ब्रांच ऑफ स्ट्रक्चर निकाल दीजिए, ठीक है। ये ब्रांच स्ट्रक्चर हमने निकाल दिया। और ब्रांच स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या करना है, इसका नेम बनाना है आइसो। क्या बन गया, आइसो पेंटेन, पेंटेन, आइसो पेंटेन, ठीक है। ये नॉर्मल पेंटेन। और एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो बनेगा साइक्लो, हो गया ना, आइसो पेंटेन हो गया। दूसरा आ गया नियो पेंटेन, है ना, ऐसे ये रहा। दो नंबर पे था एक, ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। नेमिंग पे एक अलग ही आपका वीडियो बनेगा, मतलब हाइड्रोजन ही बनाना है यहाँ पे। तो ये देखो दोनों तरफ से ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया, ये है। इसको सही से बनाओ अगर, ठीक है। ये देखिए, ये मतलब सी के अंदर आपको देखना है, ये देखो, ये ऐसे बनेगा, यहाँ सी, यहाँ सी, सभी जगह हाइड्रोजन बना लीजिए। तो ये आप देख रहे हो क्या, एक पेंटेन 2 नंबर पे लगा ब्रांच, तो आइसो पेंटेन। तीसरा जो हो गया, ये आपका हो गया नियो पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट हमें मेन रिएक्शन को समझना है अभी। तो आप आ जाते हैं, तो आ गया हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ पेंटेन। तो आप ड्रॉ कर लेंगे पेंटेन का आइसोमर। यहाँ पे आइए, अब देखो एक छोटी सी इसमें पॉइंट्स हम जोड़ रहे हैं। मैं नेमिंग को इसी में फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें ये लग रहा है कि आप लोगों को नेमिंग में प्रॉब्लम है, तो छोटा सा हम नेमिंग का पॉइंट्स कर ही लेते हैं, ठीक है ना। लीजिए, नेमिंग का हमने कर लिया, पहले नेमिंग कर लेते हैं। आपको 2 चीज़ें लिखो। हमने बोला आपको हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है 2 तरह की का था, एक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, विथ कार्बन। एंड यहाँ हो जाएगा डबल
एंड ट्रिपल बॉन्ड विथ कार्बन एटम। ठीक है, सही है। सिंगल बॉन्ड में एक आ गया, जैसे ऐसे यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ किसी एक जगह पे। अब आपको पता नहीं ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में अल्केन, इस ग्रुप का नाम हम एल्केन बोलते हैं, ANE। यहाँ आपको एल्कीन होगा ENE, याद रखिएगा, एल्काइन। ठीक है, एल्केन जो है ANE से आप याद रखना कि इसके जो कार्बन के जो कंपाउंड बनाने का फॉर्मूला है ये लगेंगे। हाइड्रोजन जो होगा कार्बन के डबल के 2+, मतलब 2 एक्स्ट्रा। यहाँ होगा कार्बन एंड उसके जस्ट डबल। यहाँ होगा कार्बन, ये आपको मान के चलिए कार्बन, ये है कार्बन के साथ डबल हाइड्रोजन, उससे 2 कम आपका हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एक चीज़ और लिख लीजिएगा, इसमें मिनिमम कार्बन जो होगा, मिनिमम कार्बन 1 भी चलेगा। यहाँ मिनिमम कार्बन 2, क्या मतलब हुआ सर इसमें? तो ये मतलब पहले लिख लीजिए कि हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है, अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन एटम के साथ। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, लेकिन एक के साथ ज़रूरी है, मतलब एक कार्बन पे बॉन्ड लगना होना चाहिए। दूसरी बात है आपका कि नंबर ऑफ़ कार्बन क्या होता है। मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो आपके देखने हैं कि अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 1 आता है तो इसका नाम हो जाता है मेथ। 2 कार्बन तो इसका नाम हो जाता है एथ। 3 कार्बन रहेगा तो इसको बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन होगा तो उसको बोलते हैं पेन। 5 कार्बन होगा तो इसको बोलेंगे चार कार्बन हो गया तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये इसको जो है आप इरेज करिए, इसको लिखिए ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूट, इसको ब्यूट बोलो, इसको है ना, ब्यूट बोलो, ब्यूट। और ये है पेंट। 6 आएगा तो आएगा हेक्स, 7 आएगा 7 तो सेप्ट, 8 आएगा तो हो जाएगा ऑक्ट, 9 आएगा तो हो जाएगा नेप्ट, और 10 के लिए आ जाएगा डेक। ये चीज़ें याद रखना है, 10 तक तो नहीं लेकिन 5 तक तो आपको याद रखनी चाहिए, 1 to 5। इससे क्या होगा, देखो हम फॉर्मूला बनाते चलेंगे। मैंने कहा कि पहले एल्केन वाले फॉर्मूला को अगर बनाने की कोशिश करते हैं, ANE बोले तो फॉर्मूला CnH2n+2, 2n+2 का मतलब ये हो जाता है कि कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 + 2 4 हो जाएंगे। अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 दूनी 4 + 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। अगर 3 हाइड्रोजन है तो 3 से 3 हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6 + 2 8 हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन है तो H10 हो जाएंगे। C5 है तो H12 हो जाएंगे। अब आगे आप खुद बना लेना इस फॉर्मूला पे, इसी फॉर्मूला में रखना है। हाइड्रोजन की संख्या अपने आप N अगर 1 है तो उसका डबल +2 हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, चूँकि N है तो जैसे 1 कार्बन का आता है मेथ, और मेथ में लगा देंगे ANE, बन जाएगा मेथेन। 2 है तो आता है एथ, एथ में लगा देंगे ANE, एथेन। 3 है आता है प्रोप, प्रोप में लगा देंगे ANE, प्रोपेन। 4 है आता है ब्यूट, ब्यूट में लगा देंगे ANE, ब्यूटेन। 5 आता है पेन, पेंटेन।
कितना आसान है, देखिए ANE लगा दिया। और इसका अगर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ये तो था मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका नेम आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो 5 कार्बन ऐसे करके बना लेंगे। सब में हाइड्रोजन जोड़ देंगे, देखो 12 हाइड्रोजन हो गया इसके अंदर। इसी तरह 4 के लिए 4 कार्बन बनाएंगे। ऐसे आप प्रैक्टिस करो, ये नेमिंग का प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे नेमिंग करना है, कोई अगर ऐसे भी दे दिया कि देखो 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट में लगा सिंगल बॉन्ड, तो ANE सिंगल बॉन्ड हो गया, इसलिए पेंटेन हो गया। सभी में हाइड्रोजन लगाना है तो ये लगा दीजिए हाइड्रोजन लीजिए। यहाँ पे ये खेलने वाली है, पेज इस पर खूब ख़राब करो, जितने पेज ख़राब करोगे इतने सीखोगे आप इसमें, ठीक है। इसी तरह इसके आप स्ट्रक्चर, जैसे मेथेन है तो 1 कार्बन है, चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा दिया हमने, ये लो हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। ये एल्केन का ख़त्म होता है। एल्केन के बाद हम अब इसी के अंदर फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे बाद में, लेकिन ये नेमिंग आप समझ में आ गया होगा कि एल्केन मतलब ANE मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब उसके जो मेथ एथ प्रोप है उसमें ANE आप लगा देंगे, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन बहुत आसान है। एल्कीन इसमें याद रखना इन होता है, और मिनिमम कार्बन जो है क्या है, मिनिमम कार्बन जो है ये आता है 2, मतलब यहाँ पे C2H4, C3H6, C5H10, C6H12 ऐसे नेम रखेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के साथ, तो कम से कम 2 कार्बन होगा तभी तो इसका डबल बॉन्ड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड हो गया और दोनों तरफ से हाइड्रोजन हमने अटैच कर दिए। 4 बॉन्ड होनी चाहिए सारे कार्बन पे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके बॉन्डिंग पूरा होता है, ठीक है। अब C3 है तो 3 कार्बन बनाइए, किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड, बाकी पे सिंगल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोजन लगा दो। 1 2 3, यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉन्ड पूरा करते हैं। C6 है, 6 कार्बन बनाओ, ठीक है ना। और 6 कार्बन में कहीं एक जगह पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है। क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगाओगे एक जगह पे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लगाने से हमारा अब इस जगह पे 1 हाइड्रोजन चाहिए, लगा दो। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन चाहिए, लगा दो। यहाँ 2 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि सभी कार्बन को 4 बॉन्ड हमें पूरा करना है, और 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए हमें बॉन्ड लगाना ज़रूरी है। अगर हम बॉन्ड नहीं लगाते तो हमें गलती हो जाएगा ये, क्योंकि बॉन्ड पूरा करना ज़रूरी होता है। ये है हमारा एल्कीन ग्रुप, ठीक है। एल्कीन का इसका नेमिंग अगर करोगे तो 2 कार्बन डबल बॉन्ड, इसीलिए एथ बनता ही है। एथ में लगा दिया ENE, एथीन बन गया। 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्स, ओके हेक्स लिख दिया। और डबल बॉन्ड ओके, EN नहीं लगा दिया, हेक्सीन। ये तो नेमिंग का था, है ना। ये तो पता चलता है एक दिन एल्केन चल रहा है, एक दिन एल्काइन चल रहा है, एक दिन ऐसे करके प्रैक्टिस करते। लेकिन अब तो बोर्ड के टाइम में हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, नेमिंग के ऊपर हम अलग से एक बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी कि हमने देखा था ये अल्कीन है, अल्कीन के लिए फॉर्मूला था CnH2n, मतलब सीधा डबल। जहाँ फॉर्मूला मिल गया आप पहचान लेना कि भैया C2H4 हाँ ये अल्कीन है, C3H6 अल्कीन है, C4H8 अल्कीन है, C5H10 अल्कीन है। 2 बॉन्ड के कारण से मिनिमम कार्बन जो है, अब इसकी बॉन्ड अगर दिखाना है तो अब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन दिखाओ, और किसी एक जगह पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी सिंगल बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन को अटैच कर दो, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ भी दोनों तरफ लगा देते हैं, वो काम आप मत करना, क्योंकि आपको काउंट कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन हमारा अटैच होगा। इन जगहों पे हाइड्रोजन अटैच होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। सो दिस वन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये बन जाता है पेंटीन। हम जो नेक्स्ट है वो हम करते हैं अल्काइन। अल्काइन क्या है वो देखो,
अल्काइन जो है YN लग जाता है नेम के अंदर, जितने भी मेथ है तो मेथाइन तो नहीं लगेगा, पेंटाइन ऐसे करके लगेगा। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब हाइड्रोजन के डबल से, कार्बन के डबल से 2 कम हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, C मान लीजिए 2 मिनिमम कार्बन कितना है यहाँ पे, मिनिमम कार्बन आपको याद रखना है, मिनिमम जो कार्बन है वो हमारे पास 2 तो होनी चाहिए, 2 से ऊपर चलेंगे तो C2, 2 का डबल 4, 4 में से 2 गया 2 तो H2 हो गया। फिर C3 है, H कितना हो गया, 6 में से 2 गया 4, C4 तो 8, 8 में से 2 गया 6 है, C5 10 का डबल H8, ये हमारे पास आ गया। पहले ये नेम अगर सीख जाओगे ना तो डेफिनेटली आप इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा के आसानी से नेम सीख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आगे फंक्शनल ग्रुप होता है। नेम के बारे में हमें क्लियर कट पता होता है तो आगे का भी चीज़ें हमें रिएक्शन याद हो जाएगा, ठीक है। बट हम इसके ऊपर और भी एक जो है ना पूरी नेमिंग का ही सेम, अगर आपको नेमिंग में प्रॉब्लम है तो आप नेमिंग पे ही एक फुल्ली वीडियो बनेंगे आपके। C2H2 है, अब इसका स्ट्रक्चर करेंगे ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ 3 कार्बन है, लीजिए 3 कार्बन डालिए, किसी एक जगह पे आपको तीसरा बॉन्ड लगाना है, बाकी में सिंगल बॉन्ड आप लगाएंगे ऐसे, ठीक है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ ज़रूरत नहीं है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। इस तरह से C5 है, 5 कार्बन लिख दीजिए, लिख दिए 5 कार्बन, इसमें किसी एक जगह 3 बॉन्ड लगा देने हैं, बाकी में आपको हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं, ठीक है। ये आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं तो आपको ये रिवाइज कर लेना है। 3 2 5 हो गया, सो हमें ये नहीं चाहिए, राइट। अब ये नहीं चाहिए इसलिए हमें ये चाहिए, हटाने हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा अल्काइन ख़त्म होता है। अब इनके साथ हम जोड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखिएगा, हम शॉर्ट में चल रहे बिकॉज लंबा नहीं हो जाए वीडियो, आपको रिवाइज पर्पस के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए, और हम डिस्क्रिप्टिव बताएंगे। तो आपको अल्काइन में याद करना है कि सर CnH2n-2, अगर किसी ने कहा कि सर C8 और 16 में से 2 गया 14, H14 है, तुरंत करना 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया 14, तो इसका मतलब क्या है, 2 कम, तो अल्काइन। अल्काइन मतलब 8 है तो ऑक्टाइन, नेम बदल देना है ऑक्टाइन, ऑक्टाइन, ठीक है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। बाकी अगर किसी ने बॉन्ड के फॉर्मेट में पूछ दिया कि लो भैया ये बॉन्ड है, ये लो ये लो ये लो, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, आप कहना 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्स, हेक्स में ट्रिपल बॉन्ड लगा, हेक्साइन, ठीक है। ऐसे करके हम करेंगे। बाकी फंक्शनल ग्रुप लगाने के लिए उसके आगे भी हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट में क्या करने हैं आपको, नेक्स्ट में आपको करने ये है कि ये हमारा हो गया फिनिश। अब हमारा ये फिनिश होने के बाद हम क्या करते हैं, हम कहाँ पे थे, ये चीज़ आप नेमिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये नेमिंग दिए हुए सारे चेन स्ट्रक्चर में है, हेक्सेन है, पेंटेन है, ब्यूटेन है, तो ये वाला चीज़ के लिए कवर अप कराने के लिए हमने ये काम किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो बात है हमारे पास वो आती है ये वाली, ठीक है। ये क्या है, विल बी बेंजीन बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ से हम अब फंक्शनल ग्रुप चलेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप चलने तो कहाँ थे हम, मैं था कि हमने एल्कीन करा, एल्केन करा, एल्कीन करा, एल्काइन करा, कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, नहीं सर। CnH2n+2 मतलब दोगुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन हो तो समझ जाएंगे एल्केन है, दोगुने हो तो समझ जाएंगे एल्कीन है, अगर दोगुने से 2 कम हो तो हम समझ जाएंगे कि एल्काइन है, ठीक है। अब हमारे पास आता है ये 4 से 5 फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप को समझते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको अगर हम समझे, हमें रट्टा लगा देना है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, तो भैया ये है फंक्शनल ग्रुप। देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ये हैलोजन ग्रुप है, ये अल्कोहल है, ये कार्बो मतलब एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इनको हम ध्यान से याद कर लेंगे कि ये एल्डिहाइड कब होगा, जब CHO एक जगह पे होगा, CHO, ठीक है ना। अब अगर हम कहते हैं कि एल्डिहाइड है, ठीक है भाई एल्डिहाइड है, तो कीटोन के लिए CO होगा और दोनों तरफ से बॉन्ड होगा, मतलब दोनों तरफ से कार्बन के कंपाउंड होंगे।
यहाँ पे COOH होगा, मतलब एक तरफ से कार्बन के कंपाउंड ऐसे ऐसे करके लगा होगा, ये OH होता है, ठीक है, OH हो गया। तो CHO देखा हमने, COCOH ये क्लोरो ब्रोमो आयोडीन, ये सब भाई आपने कर रखा है। अगर डेप्थ में देखना है तो इसके ऊपर मैं ज़रूर डालूँगा, जिसमें पूरी ही मतलब अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि भाई क्या होता है चीज़ें, ठीक है। तो हम अब देखते हैं क्या, हमने देखा कि कौन सा चीज़ देखा, ये देख चुके थे। हमने देखा भाई कि बच्चों को प्रॉब्लम्स है फंक्शनल ग्रुप में, तो आपने क्या सबसे पहला देखा अल्कोहल, OH, अल्कोहल है OH, क्लियर है। ये इधर बॉन्ड लगाने का मतलब इधर कार्बन के कंपाउंड कोई भी लग जाएगा। अब वो कौन सा कार्बन का कंपाउंड लगेगा भाई, तो वही CH4 वाला, C2H6 वाला, C3H7 वाला, याद रखिएगा C3H8। अब ये कैसे अटैच होगा, यहाँ R जोड़ने का मतलब है कि ये खुद ही पहले से इस तरीके का बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, मतलब इसके पास फुल हाइड्रोजन है, तो हमें अगर यहाँ बॉन्ड खाली करना पड़ेगा तभी OH लगा सकते हैं, तो मतलब हमारे पास ऐसा बॉन्ड बन जाता है, ये OH में लग जाता है ये, तो इसके नेमिंग चेंज हो जाएगा। अब हम ये नेमिंग ही पढ़ेंगे कि पहला अल्कोहल है तो अल्कोहल का नेमिंग कैसे चेंज होता है। तो ये देखो एक कार्बन है बन गया मेथ, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो लग गया AN। अब इसमें E नहीं लगाना है, E इसलिए नहीं लगाना कि E के जगह पे लग जाएगा OL, तो बन जाएगा मेथेनॉल, ठीक है, ये नेमिंग बन जाता है। तो मतलब ये जो लास्ट में जो अटैच करते हैं ना, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए अटैच करते हैं, उससे पहले ये एल्केन का ग्रुप होता है, एल्केन, ठीक है। इसमें भी ये जो E है, ये यहाँ पे E के जगह पे ये वाला चीज़ शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे एल्केन के जगह पे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन शिफ्ट हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है। अब इसी बात पे एक क्वेश्चन बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने ये बॉन्ड लगा दिया, ये लो भाई, ये बॉन्ड हो गया। अब इसका नाम आपको बताना है, हाइड्रोजन है इसके पीछे, H H H H H H, हाइड्रोजन लगा दिया है। अब आपका नाम बताना है, इसका कौन सा कंपाउंड है, तो सर अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है। अल्कोहल ग्रुप में भी कंपाउंड है, तो क्या नाम है, तो पहला काम करेंगे कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4, 4 कार्बन बोले तो ब्यूट, तो लिख देंगे हम सर ये तो ब्यूट है। फिर बोलेंगे बताओ इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल क्या है, सिंगल बॉन्ड है सर, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है AN, E लगता है ना एल्केन, तो ब्यूटेन, E के जगह पे अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो सर ये तो OL है, तो इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो हो गया ब्यूटेनॉल। ऐसे हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप अटैच करके नेमिंग करेंगे। तो याद हो गया आपको, जहाँ भी OH दिखे उसके लिए OL अटैच कर दो, कौन से ग्रुप में, अगर एल्केन है तो एल्केन में OL लगा दो, अगर एल्कीन है ENE है तो इसमें OL लगा दो, अगर अल्काइन है ना, अल्काइन है तो इसमें OL लगा दो। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जैसे हम सिंपल एक सा कंपाउंड देते हैं यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, समझे भैया, और यहाँ OH लगा लिया। लो अब आप खुद ही बताओ कि इसमें हमारा कौन सा कंपाउंड बना, नेम ऑफ द कंपाउंड बताना है आपको, जिसको बोलते हैं IUPAC नेम। तो IUPAC नेम क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन बोले तो मेथ एथ प्रोप, तो हम बोलेंगे सर प्रोप। कौन सा बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है कार्बन के बीच में सर, तो आइन हो गया, तो प्रोपाइन। फिर बोलेंगे कौन सा ग्रुप है, तो बोला सर अल्कोहल ग्रुप है, तो लगा दिए OL, काम हो गया प्रोपाइनोल, ठीक है ना, तो अल्कोहल का काम हो गया फिनिश्ड। इसके बाद आता है अल्कोहल के बाद हमने जो दूसरा ग्रुप है एल्डिहाइड देखेंगे, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड के लिए CHO, अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें तो C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ऐसा भी रखा हुआ रहता है, ठीक है ना।
तो अगर हमें ऐसा दिख जाए कहीं पे कंपाउंड के साथ तो समझ जाएंगे क्या है ये, एल्डिहाइड। इसके बैक में Al लगा देते हैं, Al, ठीक है। अल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में Al। मतलब साफ है। आपको जो हमने पहले अल्काइन ग्रुप में जितने भी एल्केन हो, एल्कीन हो, इन सबको सिर्फ आप बॉन्ड से पहचानते हो भैया, ठीक है। अगर ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। इसके बाद इस ई को हटाना है और यहाँ लगा देना है अल, और यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग जो भी आएगा, मेथ से लेके डेक तक आपको बताया, इसमें हमको लगा देना है क्या, Al, ठीक है ना। जैसे आपको बोलेगा हेक्सेनल, अल, तो समझ रहे, अच्छा एल्डिहाइड ग्रुप है। क्वेश्चन पूछेगा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बोलेंगे एल्डिहाइड है। सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछ दिया कि मेथेनोल कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो OL मतलब अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। सो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और आपको ये पहचान लेंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट इसके बाद हमें समझ में आ गया कि Al अटैच कर देते हैं पीछे, ठीक है ना। कैसे अटैच करेंगे वो भी बता दिए, ठीक है ना। अब अगर हम ऐसे आंख बंद करके भी कोई कंपाउंड दे देगा कोई भी ऐसे, और यहाँ पे मान लो हमने यहाँ 3 बॉन्ड दे दिए, हमको दूसरी जगह नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ कमी है बॉन्ड वहाँ जोड़ेंगे हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा कि भैया H डोल दिया और डबल बॉन्ड से O डला। देखो ये ग्रुप निकालो, ये क्या है, तो ये तो भाई एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए सर Al लगाएंगे, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। 4 कार्बन का मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हम लगा देंगे ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड तो ब्यूटाइन नल। कितना आसान है। CHO के बाद जब एल्डिहाइड आ जाता है तो एल्डिहाइड के बाद आपकी जो पॉइंट्स आती हैं वो आती हैं कार्बोक्जिलिक ग्रुप का। तो हम चलते हैं अब कार्बोक्जिलिक ग्रुप, कार्बोक्जिलिक, ठीक है। कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, और इधर कार्बन का कोई और भी ग्रुप अटैच होगा, है। तो अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर बॉन्ड में दिखाएं तो डबल बॉन्ड के साथ एक होता है, एक सिंगल बॉन्ड ऐसे दिखाया रहता है, तो ये भी आप दिख सकते हैं। ये कार्बन के कंपाउंड में इंक्लूड होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचेंगे कार्बन के कंपाउंड में इसको छांट के हम नाम लिखे क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा दे दिया कंपाउंड, बोलेगा इसका नाम बताइए भैया, हम बोलेंगे एक कार्बन और एक जगह दिख रहा है COOH, तो एक कार्बन मतलब हो गया मेथ। और मेथ में जब कार्बोक्जिलिक एसिड होता है तो इसके पीछे लगाते हैं ओइक, ठीक है। ओइक मतलब एल्केन ग्रुप हो या एल्कीन हो या कोई भी, उसमें एल्केनोइक बन जाएगा। तो एक कार्बन है तो बन जाएगा मेथेनोइक। क्या बन जाएगा, मेथेनोइक। सिंपल सा नेमिंग, मेथेनोइक। ओइक पहचान है कार्बोक्जिलिक ग्रुप का, ध्यान रखिएगा। ओइक मतलब कार्बोक्जिलिक ग्रुप, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप लिख दिया। कोई कहेगा सर एथेनोइक क्या होगा, तो एथेनोइक में पहले तो COH लिख लो, एक कार्बन कम हो रहा है, एक कार्बन लगा दो। एक कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, CH3, ठीक है, 1 कार्बन के लिए, क्योंकि एक बॉन्ड तो खाली है। अगर ऐसे भी ना समझ में, मान लो कोई पेंटेनोइक पूछ दे तो पहले COH लिख लो भैया। एक कार्बन हो गया, कितने अब चाहिए, 5 के लिए 4, तो 4 कार्बन का ग्रुप लिख दीजिए। 4 कार्बन के लिए C4H10, तो एक कम कर लेना H9, तो हो जाएगा C4H9, ऐसा बन जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो एल्केन के लिए जो फॉर्मूला है ना, एल्केन ये भी बता ही देते हैं आपको। एल्केन के लिए फॉर्मूला है ई के लिए, एल्केन के लिए फॉर्मूला CnH2n+2, तब जब ये फुल कंप्लीट हो। लेकिन जब इसके अंदर बॉन्ड की पोजीशन खाली हो तो इस 2 के जगह पे +1 हो जाता है, और CnH2n जहाँ पे है वहाँ पे फिर एक -1 हो जाता है, और CnH2n-3 बन जाएगा, तो समझ लेना अल्काइन ग्रुप का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप में अटैच कर देते, तो हमारा कार्बोक्जिलिक ग्रुप खत्म हो गया। कौन सा नेम जोड़ते हैं, ओइक।
ओइक। नेमिंग पे हम चलेंगे, कंप्लीट आएगा उस पर वीडियो। अब आता है CO। CO जहाँ देखेंगे समझ जाना, दोनों तरफ से कार्बन ग्रुप है, ये कीटोन हो जाता है, कीटोन। इसमें इसके पीछे जो लगाते हैं वो ON ही लगा देते हैं। जैसे एल्केन है, अगर एल्केन ग्रुप है तो AN, इसके बदले क्या हो जाएगा ONE, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए CO है, इधर से C2H5 और इधर CH3, तो कितने कार्बन, 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेन और ब्यूटेनोल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, है ना। तो यहाँ नेम लिखेंगे ब्यूटेनोन, ONE लगा देंगे। ऐसे करके नेमिंग आपका हो जाता है। 4 हो गए। लास्ट जो है क्लोरो ब्रोमो आयोडीन, ठीक है, ये होता है क्लोरो। क्या होता है, क्लोरो ब्रोमो आयो, नेम में लग जाता है। कैसे, जैसे मीथेन है, CH3Cl लग गया तो इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, एक कार्बन है इसलिए। जहाँ पे अगर C3H7 है और Cl लगा दिए तो इसको बोलेंगे क्लोरो। ये वाला कार्बन मत है, क्लोरीन है ये, तो C3 के लिए क्या आता है, मेथेट प्रोप, तो क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। बाकी जो पराया हो, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो नेमिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया 5 ग्रुप। सबसे पहला फर्स्ट अल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कार्बोक्जिलिक, ओइक लगा देते हैं, कीटोन ONE लगा देते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयो हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्लियर है इस बात का। अब ये फंक्शन ग्रुप पहचानने पे जब क्वेश्चन देंगे तो आपको इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन, आप फंक्शन ग्रुप बताइए इसमें क्या फंक्शन ग्रुप है, इसका नेम क्या है, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो आप बना सकते हो आसानी से, ठीक है। तो हम मेन जो थे, हमें मेन क्या करना था कि हमें इसके सारे रिएक्शंस लर्न करने थे और मेन पॉइंट्स। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है, लेकिन इससे नेमिंग आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपका पहले से नेमिंग क्लियर है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एक आता है व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस का मतलब है ये वाला चीज़, दिस वन होमोलोगस सीरीज, मतलब एक ही जैसे जो सीरीज होते हैं ना, जो अभी आपने पढ़ा एल्केन, एल्कीन, इनके सारे अल्काइन, ये जो सीरीज आएंगे ये होमोलोगस होता है। तो सिंपल डिफिनेशन में जिस 2 कंपाउंड के बीच में, 2 कार्बन कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस आएगा। जैसे मीथेन है CH4 C2H6 C3H8, देखो इसके बीच में क्या है CH2 का डिफरेंस, इसके बीच में क्या है CH2 का डिफरेंस, तो उसको होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, आजकल पैटर्न चल रहा है कि आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इनमें से होमोलोगस सीरीज को बताइए, तो आप देख लेना जिसमें CH2 का डिफरेंस है उसको बाहर निकाल लेना, दिस इज होमोलोगस सीरीज। ग्रुपिंग कर देना होता है, समझ गए बात को। तो ग्रुपिंग करने होते हैं, ठीक है, समझ गए, ग्रुपिंग करने होते हैं। होमोलोगस समझ में आ गया। चलिए, होमोलोगस के बाद नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन बता दिया आपको, ये तो हमने आपको बता दिया है, प्रोपेनॉल, एल, ओइक एसिड, ये सारे बता दिए हमने, हैं, ये सारे हमने क्लियर कर लिए नेमिंग के अंदर। क्लियर है। तो हम इस पार्ट से अलग चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये वाला पार्ट, आइसोमेरिज्म भी बता दिया आपको। नेमिंग आप देख लीजिए, यहाँ पे एक कार्बन है, CHO दिख रहा है, मतलब एल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड नेम हो जाएगा या मेथेनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेमिंग कर लीजिएगा। अब आता है हमें केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फटाफट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने याद करना है। और वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहला कंबशन याद कीजिए। कंबशन का मतलब होता है कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है, देख लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, देख रहे हो। फिर CH4 है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पे C+O2 CO2 CHO2, ये हमने पहले रिएक्शन कर लिया। एनी हाइड्रोकार्बन अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो इसका हाल यही होगा, CO2 H2O हीट एनर्जी निकल सकता है। तो यही बात होती है, इसको याद करना है। इसके लिए हम सारे कंपाउंड रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, कि हम इस रिएक्शन को याद करें और हम बार बार इसके लिए टेंशन लें। तो आपको करना क्या है, वहाँ पे आइए,
हमें करना है इसके अंदर ब्लैक एंड, देखो यहाँ पे एयर होल आर ब्लॉक्ड करा ना, करा कि मिक्सर इज बर्न गिव क्लीन ब्लू फ्लेम इफ़ यू ऑब्जर्व एट द बॉटम ऑफ कुकिंग विसेस गेटिंग ब्लैक। आपने अपने किचन में देखा होगा गैस में कभी कभी छेद अगर आप बंद कर देते हो तो होता क्या है कि ब्लैक कलर का स्मोक, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं हो पाता, मतलब उसका कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पाता है। ठीक है, कंप्लीट बर्निंग होता तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज ऑक्सीजन वहाँ पे कम मिल पा रहा है। क्लियर है, तो इसका आंसर वही देंगे, कंबसन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे कम मिल रहा है। एक यहाँ पे है कि फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम देयर combustion result in the formation of oxide of sulfur and nitrogen which are major pollutant of environment। कह सकता है कि क्यों पेट्रोल और डीजल जो है ज़्यादा करके इन्वायरमेंट को गंदा करता है, तो इसके पीछे क्या कारण है कि सल्फर उसके अंदर पाया जाता है, कुछ नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि क्या करती है, पोल्यूटेंट फैलाता है। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो या जो भी है, यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकते हैं बोर्ड वाले। ठीक है, सो आप एनसीईआरटी के बुक में अंडरलाइन करो। मैंने बार बार बोला है कि आप जब भी रिवाइज करो किसी चीज़ को तो ध्यान से देखिएगा कि रिवाइज करते समय आप अपने आप को एकदम से बैठो, कॉपी निकालो और उसको लिखो। लिखने के बाद याद आए, देखो आगे का जितने रिएक्शन है वो रिएक्शन बस रट्टे लगाने हैं। ठीक है, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन। इसको याद करने का भी तरीका आप देख लीजिए। इसको लिखने ये अभी हमने पढ़ लिया। देखो ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ ऑक्सीजन अटैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बन क्या रहा है, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बन रहा है। एथेनॉल से क्या बन रहा है, एथेनॉल, याद रख लेना है, एथेनॉल से बन रहा है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड ये बन रहा है। इसको बनाने के लिए इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन या सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए बिकॉज ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, लेकिन ये नॉर्मली अटैच नहीं होता, यहाँ पे कैटलिस्ट होता है। आपको याद करना है KMnO4 KTCr2O7, मतलब हु कैटलिस्ट प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे A लिख देगा, यहाँ B लिख देगा, बोलेगा राइट द नेम ऑफ A एंड B। ठीक है, इसका पूरा R&D करके याद करो। व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है। एंड कौन से कैटलिस्ट पाए जाते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, K2Cr2O7 KMnO4। ठीक है ना, याद कर लो और बार बार याद करके उसको लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को, 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको याद कर लो पक्की तरीके से। मैं भी इस पर क्वेश्चन बनाऊंगा जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं और डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो ये रिएक्शन आ गया, आपका पहला रिएक्शन है और इस रिएक्शन को रट्टा लगा लेंगे। आई होप जरूर आप प्लान करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है एडिशन रिएक्शन। एंड दिस रिएक्शन एडिशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। देख लो ये हाइड्रोजन अटैच हो रहा है एंड हाइड्रोजन अटैच होने का कारण एडिशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है इसलिए डबल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। और जिस भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन को अटैच करने के लिए निकल कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है। ये कैटलिस्ट का नेम याद करना बहुत ज़रूरी है। और जितने हाइड्रोजन अटैच करोगे सब सिंगल बॉन्ड में बन जाएगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, याद करना बहुत आसान है। जैसे मैंने बोला C3H6 है, मान के चलो, और इसमें हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, कौन यहाँ पे प्रेजेंट होगा कैटलिस्ट, राइट द नेम ऑफ ए कैटलिस्ट, तो यहाँ पे बोलेंगे निकल। ये बनेगा क्या, तो बन के ये C3 का डबल +2 कर दो, मतलब 8 हो जाएगा, C3H8 C3H8 3 दूनी 6 + 2, क्योंकि इतनी रिएक्शन बना लेगा एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपने एडिशन रिएक्शन करा है। ये यूज कब होता है पता है, ये सम वेजिटेबल्स ऑयल बनाने में, मतलब जो वेजिटेबल्स ऑयल है ना, यहाँ पे देखो वेजिटेबल्स ऑयल आर हेल्दी, एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। ठीक है, तो रिफाइन बनाने में इस तरीके की चीज़ों में एडिशन रिएक्शन जहाँ पे ज़रूरी है। वनस्पति घी जो होते थे पहले, डालडा जिसको बोलते थे, वहाँ पे वो मतलब बनाने में इन रिएक्शन का यूज़ करा जाता है।
इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूट का मतलब ही नाम है कि किसी चीज़ को अटैच कर देना। जैसे यहाँ मेथेन है, मेथेन में क्लोरीन को अटैच कर दिया तो ये बोल रहे हैं क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्लोरोमेथेन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्शन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट में होता है। क्लोरीन कैन बी रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स one by one. It is called substitution reaction because one type of atom group atoms takes place another. A number of products are usually formed with the higher homologous alkane. तो इस तरीके से हायर मतलब रिएक्शन कराने में, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये 4 रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। पहला कंबशन नॉर्मल रिएक्शन था, पहले ही पढ़े थे। दूसरा ऑक्सीडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन वो भी इम्पोर्टेंट। बोलेगा इनमें से कौन से रिएक्शन में एडिशन पॉसिबल है, कंपाउंड लिख देंगे और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे उसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट कंपाउंड का है। 2 कंपाउंड आपके पास है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एथेनॉल, इससे भी रिएक्शन आपको करना है। एथेनॉल का मतलब समझ में आ जाता है, अल्कोहल का सेकेंड नंबर का कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन कंपाउंड होते हैं, अल्कोहल बॉन्ड होते हैं, तो एथेनॉल बनता है। एथेनॉल रूम टेम्परेचर पे जो होता है वो काफ़ी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी क्या होता है, फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे रहता है। इथेनॉल कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल और इंग्रेडिएंट इसके अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में आपको पता ही है, जो ड्रिंक पीने में यूज़ होता है ना, नशे वशे के लिए भी यूज़ करते हैं, सिरप में, टॉनिक्स में, इन सब चीज़ों मेडिसिन में यूज़ होता है। काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट है, मिक्स करके हम इसको बनाते हैं। और एथेनॉल को मतलब ज़्यादा ले लेने से ना, है ना, एथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, मतलब लोग अपना शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अल्कोहल इसके लिए यूज होता है। तो यूजेज आपको पता है, बस देखिएगा ये जब ट्रक में लाया जाता है ना तो उसमें एथेनॉल में क्या मिला दिया जाता है, मेथेनॉल मिला दिया जाता है। इसके कारण से लोगों को पता है कि एथेनॉल ऐसे पी लेगा, अगर हम इसमें मिला देंगे तो लोग पिएगा नहीं, क्योंकि पिएगा तो मरेगा, ऐसा लोगों को पता होता है। सो ट्रक में जब हम अल्कोहल लेकर आ रहे होते हैं, लेबर लोग उसको ना पिए इसलिए उसको मेथेनॉल मिला जाता है और फिर उसको रिएक्शन के थ्रू उसको बाहर निकाल लेते हैं, राइट। अब इसमें आता है 2 बातें, 2 रिएक्शन जिसको आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। द पहला रिएक्शन इज दिस वन, पहला रिएक्शन इज दिस कि सोडियम है और सोडियम को एथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। बार बार याद कर लो, व्हाट हैपेंड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद एथेनॉल, सोडियम एथोक्साइड इज फॉर्म्ड। व्हाट हैपेंड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद एथेनॉल, सोडियम एथोक्साइड इज फॉर्म्ड। द नेक्स्ट रिएक्शन इसी से आ जाता है ये कि जो एथेनॉल है उसको H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम उसको हॉट कंसनट्रेशन H2SO4 में रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो वाटर वाला कंटेंट है वो उड़ जाता है। वैसे भी एसिड कहीं पे रखोगे तो जहाँ वाटर का कंटेंट है तो वो ख़त्म कर देता है। तो इस रिएक्शन को हम इसको बोलते हैं रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन हीटिंग एथेनॉल। और ये टेम्परेचर याद कर लेना, कितने टेम्परेचर पे पूछा जाता है, तो ये 443 केल्विन विथ एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके कारण से इसके अंदर से जो वाटर का कंटेंट है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। तो बच्चे का क्या भैया, CH2 लिखा है ना, मतलब ये C2H4 बच जाएगा, मतलब एथीन बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, पूछता है कि हाउ टू एथेनॉल चेंज इनटू एथीन। एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल कैसे एथीन में चेंज हो जाता है, ठीक है, इन में चेंज हो जाता है। तो ऐसे चेंज हो जाता है H2SO4 एंड 443 केल्विन टेम्परेचर पे। क्लियर हो गया? ओके, इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना भाई। डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव वाटर फ्रॉम एथेनॉल, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। या क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट हैपन व्हेन डिहाइड्रेट ऑफ एथेनॉल, तो ये रिएक्शन इथीन, मतलब इट चेंज इनटू द एथीन। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब एथेनोइक एसिड। तो पहला एथेनोइक एसिड कैसे बनाते हैं, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आपको लिख देना है कि एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का 5%, मतलब अगर मान लीजिए इसका 1 लीटर पानी है एंड 1 लीटर में अगर आप इसका 1 लीटर का 5% से 7% एथेनॉल, मतलब एथेनोइक एसिड अगर किसी जगह पे मिलाते हो तो वो बन जाता है विनेगर, जो आप खाने के काम में लाते हो,
हमेशा आपको पता है कि जब भी चाउमीन या किसी चीज़ में डालते हो, खट्टे चीज़ जो डालते हैं पानी वाला, वो आपका होता है विनेगर, ठीक है। तो एथेनोइक एसिड का यहाँ पे 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका एथेनोइक एसिड का 290 केल्विन होता है एंड ओपन ड्यूरिंग विंटर सीजन आप देखोगे वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट के कारण से। एंड नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जब वो फ्रीज हो जाएगा तो उसका नाम हो जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मतलब यहाँ पे कितने पॉइंट्स आया, एक तो एथेनोइक एसिड का पूरा R&D करो कैसे बना है एथेनोइक एसिड। इसके बाद आपको करना है कि 5 to 8% सोल्यूशन जो एसिटिक एसिड का वाटर में डालने से विनेगर होता है, हाउ टू विनेगर फॉर्म। इसका विनेगर का एथेनोइक एसिड विनेगर का जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना है, ये है। इसी वजह से इसको जब ठंडे के दिन में ऐसे रखते हैं तो ये जम जाता है और इसलिए इसको बोला जाता है ग्लेशियल एसिड। इतने ही चीज़ें याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि एथेनॉल को, ये रहा एथेनॉल, ठीक है, ये एथेनॉल है और ये एथेनोइक एसिड है। दो कंपाउंड ही पड़े, दोनों कंपाउंड का आपको पता है, दोनों कंपाउंड को अगर एक साथ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, एक जगह पे, देख लो यहाँ पे एथेनोइक एसिड और ये है एथेनॉल, तो इन दोनों में से एक का H जो है हट जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ सीधे यहाँ से हट के H2O बन जाता है। मतलब कैसा बन जाता है, तो ऐसा बन जाता है CH3COO और इसके साथ बन जाता है COO और ये लग जाएगा H की जगह हट के यहाँ C2H5, क्या लग जाएगा, C2H5, ये लग जाएगा H5। ये वाला जो कंपाउंड होता है यही बनता है क्या, देख लो CH3COO एक यहाँ पे आ गया और C2H5, H2O बाहर आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसका नाम है एस्टर। और ये आपके लिए परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो आप दिन रात छिड़कते हो ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, लाइन बाय लाइन ऐसे याद कर लेंगे, लेकिन जब उसको घुमा के क्वेश्चन पूछोगे तो भूल जाता है। तो ये नहीं कि एथेनॉल इधर रखो, एथेनोइक एसिड कहीं भी रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वहाँ से H हटाना, ये वाला चीज़ वहाँ ज्वाइन कर देना, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपका H2O बाहर निकाल देना, बार बार हटेंगे, याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई वो नहीं है। देखो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3COOH, जब हम C2H5OH के साथ, यहाँ पे कहीं कहीं पे C2H5 भी लिखा होता है, तो इसलिए घबराना नहीं है। और ये वाला H यहाँ से देखो, ये चीज़ हटा देना है यहाँ से, और यहाँ से एक H हट जाता है, बन जाता है H2O, बाहर निकल जाता है और इसके जगह पे आ जाता है CH3COO C2H5। देखो एस्टर की पहचान ही है CEO, ये ग्रुप होता है, COO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कह सकते हो एस्टर का। तो ये किस लिए यूज होता है आपको बता दिया आपको, है ना, फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या, परफ्यूम, ठीक है। अब हम इसका दोबारा से अलग करने की प्रोसेस को, अलग करने की प्रोसेस, जैसे दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्पोनिफिकेशन। कौन सा, उससे पहले ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन होता है। एस्टर बनाने की एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनाने की जो प्रोसेस है उस एस्टरिफिकेशन, और एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर को फिर ब्रेक करके ऐसा बनाने की प्रोसेस। इसलिए देखो वाइस वर्सा लिखा है, इससे ऐसे बन सकता है और फिर इससे ये बन सकता है। तो जब ऐसा बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं एस्पोनिफिकेशन। मतलब एस्टर से एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को हटाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्पोनिफिकेशन। तो यहाँ भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टरिफिकेशन, राइट द इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एस्पोनिफिकेशन, दिस रिएक्शन वेयर यू यूज है, कहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे, ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। सो इसको बारीकी से ध्यान रखना, मैं भी यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा। सोप बनाने में भी इसका यूज होता है। ये वाला रिएक्शन है, देखो इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होने के कारण से ये क्या होता है, अलग हो जाता है। तो सोडियम तत्काल ये रिएक्शन बना के सोडियम एथोनेट बना लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी सोडियम एक जगह पे होगा तो सोडियम एथोनेट ही बनाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अल्कोहल के साथ था तो सोडियम एथोक्साइड बनता था। तो ये रिएक्शन दिमाग में आप घुमा फिरा के याद करोगे ना, तो बहुत लेंदी नहीं है और काफ़ी आराम से याद हो जाता है, ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं है। सोडियम के साथ जब भी एथेनोइक एसिड का रिएक्शन सोडियम एथेनोएट बनाता है, लिखा होगा यहाँ पे सोडियम एसीटेट लिखा हुआ है, सोडियम एसीटेट या सोडियम है ना, एथेनोएट भी बना है, दोनों नेम सेम है।
तो जब भी सोडियम होगा तो यही रिएक्शन बनेगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो भाई आगे चलिए, आगे अब आ जाता है कि ये रिएक्शन सोडियम यहाँ पे क्या है, एथेनोइक एसिड है, उनमें सोडियम कार्बोनेट हो या कोई भी सोडियम का कंपाउंड हो, बनाना यही है। ठीक है, तो रिएक्शन विद कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट सेम सोडियम एथेनोएट बनता है या एसीटेट बोल सकते हो। रट लो इसको, रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। H2 और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बनता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीनों में रिएक्शन सेम बनेगा। ठीक है, सोडियम एथेनोएट बन जाता है, वाटर अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग से थोड़ा मैपिंग करके याद करोगे, याद हो जाएगा ये। लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट, ये तो आपको पता ही है, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स है। होता है क्या, डर्ट चीज़ पे जाता है और एक तरफ से हाइड्रोफिलिक होता है, पानी के अंदर प्यार होती है, पानी से प्यार होता है, वो जाता है डर्ट के अंदर घुस के और डर्ट को पकड़ के बाहर ले आता है। इसको हाइड्रोफोबिक साइड बोलते हैं और ये स्ट्रक्चर जो बनता है दिस इज कॉल्ड मिसेल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स तो याद करो, व्हाट हाउ मिसेल्स फॉर्म क्वेश्चन बना सकता है, डायग्राम देके आपको आंसर दे दे रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ से आएगा कि मेन बातें कि मेन दिक्कत क्या है। देखो यहाँ पे जो सोप होता है ना, मॉलिक्यूल्स आर सोडियम, ये ध्यान रखना, ये अंडरलाइन कर लो चाहे जैसे भी याद कर लेना, इतने याद कर लो, ज़्यादा नहीं। सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। The ionic end of soap interact with water while the carbon chain interact with oil। अब सिंपल सी, एक वाटर के साथ प्यार है, दूसरा डर्ट को खाना चाहता है। कार्बन चेन क्या करता है, डर्टी ऑयली चीज़ों में घुसता है और उसको निकाल के फिर बाहर कर देता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसेल्स। तो ये सबसे मेन है सोप के अंदर सोडियम और पोटेशियम। सोप मिसेल्स दस हेल्प पुलिंग आउट डर्ट, क्या काम करता है, सोप मिसेल जो है वो डर्ट को बाहर खींचने में काम करता है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस आपका हो गया। इसके बाद क्या है, ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। क्या करेगा ये, हार्ड वाटर मतलब नमकीन जो वाटर होगा उसमें ये काम नहीं करता है, लिख लो। 3 हमने पॉइंट बता दिया। इसके बाद जाता है डिटर्जेंट की बारी। अब आती है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में भी इसकी जो चेन है वो अलग है। ये देखो, डिफ़िकल्टी टू इनसोल्यूबल स्कम, मतलब इसमें फोम नहीं बनता है ना। कब मतलब डिफिकल्टी एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस कम वॉशिंग विथ द वाटर, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन सोप विद द कैल्शियम। वही है रिएक्शन ऑफ सोप। ये जो कहता है कि क्यों वहाँ पे स्कम नहीं बनाता है सोप, तो उसके बारे में लिख लीजिएगा कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो सॉल्ट पाए जाते हैं जो कि हार्डनेस वाटर में पाए जाते हैं, हेंस नो यूज अ लार्जर अमाउंट ऑफ सोप। उसमें प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट। अब सिंपल से बात हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन है यहाँ से हम बनाएंगे क्वेश्चन कि जो सोप होता है वो हार्ड वाटर के साथ क्यों स्कम नहीं बनाता, झाग नहीं बना पाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट पाया जाता है, जिसमें काफ़ी साबुन खर्च होने के बाद भी झाग नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसके साथ वो रिएक्शन बना लेता है और वो एक तरह का चिपचिपा सा सब्सटेंस बना लेता है। आप कभी ट्राई कर लेना, अगर आपके घर में नमकीन पानी हो या ग्राउंड वाटर हो तो ऐसा होता है। तो उस जगह पे हमें ज़रूरत होती है डिटर्जेंट का, और वो डिटर्जेंट के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और वो डिटर्जेंट कहाँ गया भाई, डिटर्जेंट इसी में होगा। ये रहा डिटर्जेंट एज ए क्लीनिंग एजेंट। डिटर्जेंट जनरली सोडियम सॉल्ट एंड सल्फ्यूरिक और अमोनियम, 2 कंपाउंड यहाँ पे है। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। इसके डिफरेंस में लिखिएगा तो उसका तो देख लिए। अब यहाँ पे देखो, जो डिटर्जेंट है उसमें सोडियम सॉल्ट, डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट, सल्फोनिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट with chlorides, bromides and both have long hydrocarbon chain. The charged end of this compound do not form insoluble participation with the help of calcium। तो जब भी हम हार्ड वाटर में जाएंगे तो उसके साथ इसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, एंड इफेक्टिव इन हार्ड वाटर एंड दे आर नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, दैट्स वे डिटर्जेंट यूज करते हैं। इसमें स्कम बनाएगा हार्ड वाटर के साथ। ठीक है, तो और जो हार्ड वाटर नहीं होगा उसमें भी काम करेगा ये, है ना। तभी तो घर में हम डिटर्जेंट का यूज़ कर लेते हैं।
अपने क्लॉथ्स को साफ करने के लिए। शैम्पू प्रोडक्ट्स जो होते हैं, क्लीनिंग क्लॉथ है ना, डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट ऑफ क्लीनिंग, जो भी साफ सफाई में यूज़ करते हैं। तो लगभग 4 डिफरेंस आपको हमने बता दिया। और वाई स्कम इज़ नॉट फॉर्म इन सोप, ये भी हमने बता दिया। तो इस तरीके से आपके ये जो चैप्टर है वो पूरा द एंड होता है। टोटल रिएक्शन अगर हम बोलते हैं तो 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो द रिएक्शन इज एक जो रिएक्शन है आपका, वो रिएक्शन है कि भैया एथेनोइक एसिड का अगर सोडियम वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन बनाएगा तो याद कर लो, सोडियम जहाँ दिखे तो सोडियम एथेनोएट बन जाता है, H2O एंड वाटर, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, N2CO3 एंड NaHCO3 के कारण, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट के कारण। दूसरा जो हमने पढ़ा था एस्परिफिकेशन वाला, एस्टर को अगर NaOH के प्रेजेंस में हम उसको ब्रेकिंग करते हैं तो वो फिर से बन जाता है क्या, तो एथेनॉल बनता है और सोडियम एथेनोएट बन जाता है। ठीक है, फिर सोडियम हटा के आप बिल्कुल एथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, एथेनोइक एसिड बना सकते हैं। उससे पहले एथेनॉल और एथेनोइक एसिड का रिएक्शन देखें, एस्टर बन गया था, उसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं भैया। एस्टरिफिकेशन के बाद अगर उसको अलग करने की प्रोसेस को एस्परिफिकेशन बोलते हैं। हमने उससे पहले पढ़ा एसिटिक एसिड, एसिटिक को बोलते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड के पास से 8% सोल्यूशन वाटर में मिलाने से हमारा बन जाता है विनेगर। विनेगर का 290 केल्विन जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए ठंड के मौसम में वो फ्रीज हो जाता है और इसलिए उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एथेनॉल को पढ़े थे। एथेनॉल में H2SO4 के प्रेजेंस में 443 टेम्परेचर के प्रेजेंस में अगर हम उसको हीट कर रहे थे, हीट नहीं कर रहे थे मतलब उसको रख रहे थे, तो उसका वाटर कंटेंट खत्म हो गया, वो बना क्या ले रहा था, इन वाला प्रोडक्ट, एल्कीन वाला प्रोडक्ट बना रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर बन जा रहा था C2 हाँ H4 इथिन बन रहा था। उससे ऊपर वाला रिएक्शन सोडियम के साथ सोडियम एथोक्साइड बन रहा था। ठीक है, सोडियम एथोक्साइड, एथेनॉल का सोडियम एथोक्साइड बन जाता है। उससे पहले एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था जो क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, मेथेन में, एथेन में, प्रोपेन में, किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के कंपाउंड बना सकते हो। उससे पहले एडिशन रिएक्शन था कि जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड को अगर हमें सिंगल बॉन्ड में बदलना है तो वहाँ पे हमें एडिशन रिएक्शन यूज़ करा जाता है। उससे पहले हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपने देखा था कि एथेनॉल था, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाने के लिए ऑक्सीजन को अटैच करना था। वहाँ पे 2 तरह के कैटेलिस्ट पाए गए थे और जो था कि KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं ये आप पुनः फिर से रिवाइज करके याद कर लीजिए। उससे पहले हमारा नेमिंग था। नेमिंग से पहले हमने पढ़ा था होमोलोगस सीरीज क्या होता है, उसके सारे पढ़े। फंक्शनल ग्रुप 4-5 पढ़ लिए हमने। फंक्शनल ग्रुप के अलावा हमने पढ़ा था आइसोमर्स। आइसोमर्स में पेंटेन के आइसोमर्स को बार बार बना कर देख लीजिए, वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। उससे पहले हमने 3 तरह के स्ट्रक्चर को देखा, चेन स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर और ब्रांच स्ट्रक्चर। उससे नेमिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, और उससे पहले वाई कार्बन मेक्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, तो 2 कारण थे, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। एंड उससे पहले हमने देखा कि वाई कार्बन डज नॉट मेक C4+ एंड C4- बिकॉज इट हैज़ नो मोर एनर्जी इनटू द न्यूक्लियस एंड दैट्स वाई वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। एंड द फाइनल रिएक्शन हमने बोला कि कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड में आप डिफरेंस देख लीजिएगा। कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। कोवैलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होता है, आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं होता है। ठीक है, सो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। और आप कॉपी पे एक बार फिर से जैसे मैंने मेमोराइज़ किया ऐसे आप भी देखो कि आपको याद है, नहीं है तो फिर से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और फिर मिलते हैं केमिस्ट्री के हर एक लाइन जो एनसीईआरटी मैंने बताया है उसके ऊपर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या आप उसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। अगर आप एनसीईआरटी के इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाते हैं दैट मीन्स कि आपको एनसीईआरटी के अंदर ही कमी दिख रहा है। और जब तक एनसीईआरटी के अंदर आपको कमी रहेगा आप चाह के भी फुल क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते, चाहे आप 2000 क्वेश्चन आंसर को लर्न कर लो। इससे अच्छा है कि 2000 क्वेश्चन आंसर को लर्न करने से बेटर 100 कॉन्सेप्ट लर्न कर लेंगे तो उससे आपको आराम से 2000 क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल गारंटी इट। ठीक है, बहुत दिनों से चीज़ बताते रहे, सो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को फॉलो करो। ठीक है, एंड जो वीडियोज है अगर हेल्पफुल है तो आप आगे अपने क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इससे दूसरे का भी फ़ायदा हो सकता है। कुछ नहीं फ़ायदा हो तो कुछ तो फ़ायदा होगा, तो शेयर करो उसको थोड़ी सी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।